जय हिंद। स्वागत है सभी का आज के इस लेक्चर में। आज के इस क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है इम्पोर्टेंट वार। हिस्ट्री का काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये। और इसमें काफ़ी प्रॉब्लम बच्चों को प्रॉब्लम आती है डेट याद करने में। तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा कि ऐसा इतना कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। और आपको यकीन होगा कि जब सर को याद है तो हमें क्यों नहीं है, और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा और आप याद करने का ट्राई करेंगे। ठीक है। मैं खुद अपने बाई हैंड हर एक जितने भी ईयर हैं और किसके किसके बीच में लड़ा गया, ये सारा डिटेल मैं खुद अपने हाथों से लिखूंगा। ना कि मैं यहाँ से कोई भी, मेरे पास कुछ भी नहीं है जहाँ से मैं देख के लिखूँ। ठीक है। तो कॉपी पेन लीजिए और फुली फोकस हो जाइए और पूरे इत्मीनान से बैठकर एकाग्रचित होकर पढ़ाई करिए। ठीक है। टॉपिक है अपना इम्पोर्टेंट वार। पहला जो वार है वो है कलिंग की लड़ाई। कब लड़ा गया था? इसका जो टाइम पीरियड है वो है 261 बीसी में। 261 बीसी यानी कि बिफोर क्राइस्ट। ठीक है। ये वार हुआ था। और इसमें बेसिकली जो सम्राट अशोक है, जो महान अशोका है, सम्राट अशोक, द ग्रेट अशोका बोलते हैं इनको, जो कि मौर्य वंश, मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं। और ये किसके पुत्र थे? ये पुत्र थे बिंदुसार के, बिंदुसार के। कहा जाता है कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या करके, 99 भाइयों की हत्या करके इन्होंने राज सिंहासन पे, राज सिंहासन पे ये विराजमान हुए थे। सिंहासन पे विराजमान हुए थे। तो ये कुछ इसके फैक्ट्स हैं जो कि मतलब आने चाहिए। और बोला जाता है कि ये जो कलिंग है, ये कलिंग पड़ता है उड़ीसा में। उड़ीसा में एक प्लेस है ये कलिंग। आज के टाइम पे उड़ीसा में ये पड़ता है। ठीक है। और सम्राट अशोक ने जब सम्राट अशोक ने कलिंग पे, कलिंग पर अटैक किया, तो उस युद्ध में, वो जो युद्ध हुआ, कलिंग का जो युद्ध हुआ, उसमें इतना रक्तपात हुआ कि इनका जो हृदय था, इनका जो कलिंग का वार हुआ उसमें इतना रक्तपात हुआ कि सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। सम्राट जो अशोक थे वो चंड अशोक के नाम से जाने जाते थे। जो सम्राट अशोक थे वो चंड अशोक के नाम से जान जाते थे। लेकिन जब कलिंग का वार हुआ तो इनका जो हृदय है वो परिवर्तन हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। ठीक है। जो इनका तलवार था इन्होंने फेंक दिया और इसके बाद फिर कभी इन्होंने वार वार नहीं किया। ठीक है। तो ऐसी कहानी है। और ये टाइमलाइन बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद रखिएगा। 261 BC। ठीक है। तो जो भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स से बनेंगे मैं आपको थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा, ताकि आपको और भी जो इम्पोर्टेंट डाटा आपको कॉपी में आप बुलेट पॉइंट करके नोट कर लीजिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हार्ड स्पीच का युद्ध। ठीक है। कब हुआ? ईयर इम्पोर्टेंट है। ये हुआ आपका 326 BC में। 326 बिफोर क्राइस्ट में हुआ। और ये द ग्रेट क्या बोलते हैं, अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर जो सिकंदर था, सिकंदर, सिकंदर महान और राजा पोरस के बीच में हुआ था। राजा पोरस के बीच में हुआ था। ठीक है। कई किताबें बताती हैं कि जो सिकंदर था, इसका इसमें निर्णायक निर्णायक विजय हुई थी। ठीक है।
तो काफ़ी इम्पोर्टेंट वार है, ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप, ये जो टाइमलाइन है इसको याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है सिंध की लड़ाई। ठीक है, जो कि 712 में, आई थिंक 712 में, शायद टाइमलाइन एक बार मैं देख लेता हूँ, थोड़ा मेरा डाउट हो रहा है इसका टाइमलाइन। हाँ बिल्कुल सही है। बोल सकता, ये बता रहा था मैं आपको कि इतना भी मुश्किल नहीं होता है। या देखिए लिखा भी है यहाँ पे, 712 ईस्वी। ठीक है, तो जो सिंध का लड़ाई हुआ था ये 712 में, और ये मोहम्मद कासिम, जो मोहम्मद कासिम था, कासिम मोहम्मद कासिम ने इस युद्ध के दौरान, मतलब इसके आक्रमण करके, जो जो अरब का जो सत्ता था, सत्ता यानी कि वर्चस्व स्थापित किया, सत्ता स्थापित किया। ठीक है, जो मोहम्मद कासिम है, सिंध का आक्रमण करके अरबों का सत्ता स्थापित किया भारत में। तो ये 712 ईस्वी में हुआ था। अगला है तराइन का प्रथम युद्ध। कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, 1191 एडी में, 1191 एडी में। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये मोहम्मद गौरी, मोहम्मद मोहम्मद गौरी और वर्सेस पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान, चौहान के बीच में लड़ा गया था। रिजल्ट क्या हुआ था, रिजल्ट इसका ये हुआ कि इसमें पृथ्वीराज चौहान पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई, चौहान की विजय हुई। ठीक है, और इसके बाद जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था, ये जस्ट अगले साल ही 1192 में, 1192 एडी में, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान दोनों के बीच में लड़ा गया। इसमें क्या हुआ रिजल्ट, इसके जो परिणाम हुआ, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। ठीक है, और इनका एक राज दरबारी कवि था जिसका नाम था चंद्रबरदाई, चंद्र चंद्रबरदाई। तो इस युद्ध के बाद पृथ्वीराज चौहान को और चंद्रबरदाई को मोहम्मद गौरी ने अपने साथ बंदी बनाकर अपने यहाँ लेके चला गया। ठीक है, तो ये इसका रिजल्ट हुआ था, इसमें मोहम्मद गौरी का विक्ट्री हुआ था और पृथ्वीराज चौहान का हार हुई थी। इसके बाद अगला जो युद्ध है वह है चंदावर का युद्ध, और ये 1194 एडी में लड़ा गया था। ये कन्नौज के कन्नौज के शासक जयचंद जयचंद और मोहम्मद गौरी। ठीक है, इसके बीच में हुआ था। इसमें हुआ क्या, जो इसका रिजल्ट हुआ कि मोहम्मद गौरी का
विजय हुआ, मोहम्मद गौरी इसमें इसका जीत हुआ। ठीक है। और जो गद्दार जयचंद था, इसको गद्दार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसी के निमंत्रण पर मोहम्मद गौरी को भारत बुलाया गया था, किसके खिलाफ? पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। ठीक है। इसी ने आक्रमण किया और इसी ने निमंत्रण निमंत्रण दिया मोहम्मद गौरी को कि आप आइए और आक्रमण करिए, किस पे? पृथ्वीराज चौहान पे। क्योंकि हुआ क्या था कि इसकी एक पुत्री थी, जयचंद की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता। इसको भरत दरबार से, जो पृथ्वीराज चौहान थे, स्वयंवर से, भरे स्वयंवर से एक स्वयंवर का आयोजन हुआ था, स्वयंवर का। तो भरे स्वयंवर से जो चौहान थे, पृथ्वीराज चौहान थे, चौहान थे, इसको संयोगिता को अपने साथ लेके चले गए थे। इससे चिढ़कर, मतलब इस घटना के बाद ये इतना अ, खार खाया हुआ था पृथ्वीराज चौहान से कि इसने निमंत्रण दिया मोहम्मद गौरी को कि आप आइए और आक्रमण करिए पृथ्वीराज चौहान पे। तो इसलिए इसको गद्दार बोलते हैं। गद्दार इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये अपना था, ये अपने कुल का था, और इसने किसी अ, मुस्लिम शासक को अपने खुद के कुल के लिए निमंत्रण किया, इसलिए इसको गद्दार बोलते हैं। ठीक है। अगला जो है वो है पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था ये 1526 से एडी में हुआ था। और ये इब्राहिम लोदी, इब्राहिम 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 लोदी, लोदी और इब्राहिम लोदी और बाबर, बाबर के बीच लड़ा गया था। इसमें हुआ क्या कि इसका जो रिजल्ट हुआ, इसमें बाबर बाबर की जीत हुई, बाबर की विजय हुई। ठीक है। बाबर की विजय हुई। तो ये था 1526 का युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी और बाबर का आमना सामना होता है। और इसी युद्ध के बाद जो लोधी वंश है, लोधी वंश, ये खत्म हो जाता है। ठीक है। और भारत में मुगल वंश का मुगल वंश मुगल वंश का बाबर ने बाबर स्थापना करता है। मुगल वंश का बाबर क्या करता है? यहाँ पे स्थापना करता है। तो फाउंडर मुगल वंश का कौन हो गया? बाबर हो गया। ठीक है। और इसी का एक जो भाई है इब्राहिम लोदी का, मोहम्मद लोदी, मोहम्मद लोदी, ये अटैक, ये फिर वार करेगा, किससे वार करेगा? बाबर से करेगा। और उसका जो वार किया जाएगा वो, उसी का नाम है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। तो इसी का भाई है मोहम्मद लोदी, जो कि बाबर से दोबारा टक्कर लेता है, और उसी को हम घाघरा का युद्ध के नाम से पढ़ते हैं। ठीक है। तो ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है इसलिए भी, क्योंकि एक तो इम्पोर्टेंट वार है ही, और एक इसलिए भी क्योंकि इस युद्ध के बाद ही जो दिल्ली सल्तनत था वो ख़त्म हुआ और एक मुगल सल्तनत भारत में स्थापित हुआ। ठीक है। तो ये आप इस डेट को बिल्कुल याद रखेंगे। अगला है खानवा का युद्ध। तो ये 1527 में हुआ था, 1527 में। और किसके किसके बीच में हुआ क्या था? तो ये राणा सांगा, राणा सांगा और बाबर, बाबर के बीच में लड़ा गया था। इसमें बाबर की विजय हुई। बाबर यहाँ भी अपना झंडा गाड़ दिया। ठीक है।
तो 1527 AD है ये। इसके बाद घाघरा का युद्ध अभी बता रहा था मैं। जो इब्राहिम लोदी का जो भाई है, मोहम्मद लोदी, मोहम्मद लोदी, लोदी वर्सेस बाबर। तो इसके बीच में लड़ा गया था, और यहीं से जो अफगानों की शक्ति थी, जो अफगानों की भारत में जो शासन था, यहाँ से पूर्णतः खत्म हो गया। पूर्णतः इस युद्ध के बाद खत्म हो गया, पूर्णतः खत्म हो गया। ठीक है। कब हुआ था? 1529 में, 1529 AD में। तो डेट भी याद रखेंगे आप, और ये फैक्ट भी याद रखेंगे कि मोहम्मद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। कौन था ये? यही इब्राहिम लोदी का भाई था। इब्राहिम इब्राहिम लोदी का भाई था ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है चौसा का युद्ध। तो कब हुआ था ये? 1539 AD में, 1539 AD में। और 1539 AD में चौसा का युद्ध हुआ। किसके किसके बीच में हुआ था? बाबर वर्सेस शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी। बाबर वर्सेस शेरशाह सूरी। ठीक है। तो शायद शेरशाह ऐसे लिखा जाएगा, शेरशाह सूरी। सॉरी, बाबर नहीं, यहाँ पे हुमायूं के बीच में लड़ा गया था। हुमायूं हुमायूं वर्सेस शेरशाह सूरी। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि शेरशाह सूरी की विजय हुई, और हुमायूं को दिल्ली छोड़कर भागना पड़ा। दिल्ली छोड़कर ये भाग गया। ठीक है। तो इस युद्ध का ये नतीजा हुआ। अगला है कन्नौज बिलग्राम का युद्ध। ये कब हुआ था? ये 1540 में हुआ था, 1540 AD में। और किसके किसके बीच में हुआ था? ये फिर से शेरशाह शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में हुआ था। हुमायूं हुमायूं के बीच में हुआ था। नतीजा क्या हुआ कि इसमें फिर से शेरशाह सूरी की विजय हुई। विजय हुई। ठीक है। तो डेट आप याद रखेंगे, 1540 AD। अगला है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो ये कब हुआ था? ये 1556 में हुआ था, 1556 में। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? 1556 में, 56 AD में। ठीक है। और पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था, पानीपत का तृतीय युद्ध, तृतीय युद्ध कब हुआ था? ये 1761 में, 1761 में। किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये ये हुआ था आपका बिटवीन इब्राहिम लोदी, सॉरी, अहमद अहमद शाह अब्दाली और वर्सेस मराठाओं के बीच में, ठीक है।
तो इसमें जो अहमद शाह अब्दाली था, इसका विजय हुआ था। और ये बहुत बड़ा हार था मराठा साम्राज्य के पतन के लिए। बहुत बड़ी ये करारी हार थी, जो कि पानीपत की तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है। और इसी के युद्ध के दौरान जो भारत में जो पनपने का जो मौका मिला ब्रिटिश साम्राज्य को, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, इस वार के बाद ये और भी थोड़ा मजबूत होने को और अपना जो अंपायर है उसको ओपन फ्री हैंड होकर एक्सपेंड करने को मौका मिला। क्योंकि उस टाइम तक हुआ क्या था कि जो मुगल सल्तनत थी वो कमज़ोर पड़ गई थी, और भारत में जो ताकतवर था वो एक ही था, वो मराठा थे। मतलब जो मेन रूप से जो मुगलिया सल्तनत के बाद जो उनका जो जो भी उसके जो दावेदार थे वो मराठे थे। ठीक है। अगर ये पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये दिन नहीं हुआ होता और मराठों की इतनी बड़ी करारी हार नहीं हुई थी होती, तो हो सकता है कि आज जो मराठा थे होते उनका ही शासन और भगवा पूरा चल रहा होता। ठीक है। लेकिन इसमें बहुत बड़ी हार हुई और बहुत क्षति पहुंची मराठा साम्राज्य को। और इसके बाद ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो पंजाब के और मैसूर का दमन किया। उसके बाद अपना जो भी एक अम्पायर है एक्सपेंड किया। ठीक है। तो ये सब हुआ था। अगला है तालीकोटा के युद्ध। तालीकोटा का युद्ध ये कब हुआ था? ये 1565 में हुआ था। ठीक है। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था ये तालीकोटा का युद्ध? इसमें जो विजयनगर साम्राज्य था, इस युद्ध के बाद जो विजयनगर साम्राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, इसका अंत हो गया था। और विजयनगर साम्राज्य का किसने स्थापना किया था? दो भाइयों ने, हरिहर और बुक्का ने। हरिहर और बुक्का ने इसका स्थापना किया था। हरिहर और बुक्का ने। और इस डायनेस्टी के जो सबसे शक्तिशाली शासक थे वो थे कृष्णदेव राय। कौन था? कृष्णदेव राय। और इनका जिक्र बाबर ने अपने आत्मकथा बाबरनामा में इस शासक का जिक्र किया था। इसका कृष्णदेव राय का। और इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है अमुक्त माल्याद। अमुक्त अमुक्त माल्याद। तो इतना फैक्ट्स आप इसको याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। इसके बाद हल्दी घाटी, ये आपका हुआ था 1576 में। ठीक है। किसके किसके बीच में हुआ था ये अर- महाराजा राणा प्रताप और अकबर वर्सेस अकबर। ठीक है। राणा प्रताप और अकबर के बीच में लड़ा गया था हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें अकबर की विजय हुई थी। अकबर की विजय हुई थी और इनकी हार हो गई थी। 1576 AD। अगला है प्लासी का युद्ध। कब हुआ था ये? 1757 में। 1757 में किसके बीच में लड़ा गया था ये सिराजुद्दौला सिराजुद्दौला और
सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी कंपनी के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसमें सिराजुद्दौला की हार हुई थी, इनकी हार हुई थी। बेसिकली ये जो सिराजुद्दौला है ये है बंगाल के नवाब थे उस टाइम पे, बंगाल के नवाब थे। और इनके इनके साथ धोखा हुआ था। धोखा कैसे हुआ था कि एक मीर जाफ़र के नाम से, मीर जाफ़र के नाम से व्यक्ति था, जो कि दल बदल कर ये जाकर ईस्ट इंडिया कंपनी से मिल गया था, और इस कारण इनकी हार हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद फिर ये मीर जाफ़र ने मीर जाफ़र को इन्होंने हटा दिया, और उसके बाद मीर कासिम को इन्होंने वहाँ का नवाब नियुक्त किया, ठीक है। ये सिराजुद्दौला, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि एक और नाम मिलेगा आपको, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला सुजाउद्दौला। तो आप सिराजुद्दौला और सुजाउद्दौला में कंफ्यूज मत होना। ये प्लासी का जो सिराजुद्दौला है, ये प्लासी के युद्ध से संबंधित है, और जो सुजाउद्दौला है ये अलग है। अगला है वांडी वास का युद्ध। वांडी वास का युद्ध, तो ये इसका कब हुआ था, ये इसका जो टाइमलाइन है ये 1760 1760 एडी में हुआ था। और ये ब्रिटिशर्स, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस फ्रांसीसी, फ्रांसीसी जो हुआ थे, जो फ्रांसीसी इनके बीच में हुआ था। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की इसमें जीत हुई थी, ठीक है। तो इतना आप इससे याद रखेंगे। इसके बाद पानीपत का तृतीय युद्ध। ये तो बताया था हमने। हाँ, हमने ये बताया था, इसको हमने छोड़ दिया था। तो ये जो पानीपत का द्वितीय युद्ध है, ये बैरम खान बैरम खां और अकबर के बीच में लड़ा गया था, और अकबर के बीच में लड़ा गया था। तो इसको भी आप याद रखेंगे। बैरम खां बेसिकली ये सेनापति वो था, सेनापति किसका था? अकबर का ही सेनापति था, अकबर का ही सेनापति था। लेकिन इसने अपना सिक्का जमाने की कोशिश कर दिया, क्योंकि जब अकबर का बहुत ही कम उम्र में ताजपोशी हो चुकी थी, मतलब वो काफ़ी कम उम्र में ही वो उनका राजा बन गए थे। तो वो बस अब उम्र कम है, राजा बन गए, तो वो तो रूल कर नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी बच्चे को क्या दिमाग है कि कैसे शासन किया जाए। तो उस टाइम पे जो सेनापति थे ये थोड़ा अपना वर्चस्व जमाने लगे थे, और इस चीज़ से परिणाम क्या हुआ कि पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, और बैरम खान और अकबर के बीच में हुआ था। जिसके परिणाम में क्या हुआ कि अकबर की जीत हुई और बैरम खान की हार हुई, ठीक है। तो ये पानीपत का द्वितीय युद्ध है, इसको आप याद रखेंगे। और पानीपत का तृतीय युद्ध मैंने आपको बता दिया है कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच में हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली की जीत हुई थी, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। इसके बाद
बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध ये 1764 में हुआ था, 1764 में। और यहाँ पे तीन थे, सुजाऊ दौला, सुजाऊ दौला, शाह आलम सेकेंड, शाह आलम, शाह आलम सेकेंड। और ये तो आपके बंगाल के नवाब हो गए, ये आपके बंगाल के नवाब हो गए, बंगाल के नवाब, बंगाल के नवाब। सॉरी, ये आपके जो सुजाऊ दौला है ये अवध के नवाब थे, अवध के नवाब, अवध के नवाब थे। ये आपके मुगलिया सल्तनत के नवाब थे, ये आपके मुगल थे, मुगल। और एक और पार्टी थी, उसका नाम था मीर कासिम, मीर कासिम, मीर कासिम। ये बंगाल के नवाब थे, बंगाल के नवाब। ठीक है, तो ये तीन एक तरफ थे, ये एक पार्टी हो गई, पूरी एक पार्टी। और एक तरफ था ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स। तो ये एक पार्टी हो गई, इनके बीच में हुआ था। और इसको जो ब्रिटिशर्स को जो लीड कर रहा था, इसका जो सेनानायक था उसका नाम था हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो। और इसमें हेक्टर मुनरो की विजय हुई। और इसके फलस्वरूप जो इसका रिजल्ट हुआ, अब ये साल खत्म हो गया और ये टाइम आ गया 1765 का, 1765 का। इसमें दो संधियाँ हुई थी। पहली संधि हुई इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि। और ये द्वितीय संधि, ये प्रथम और द्वितीय। अब इसके लिए जो रॉबर्ट क्लाइव थे, रॉबर्ट क्लाइव, क्लाइव, इनको ब्रिटेन से दोबारा बुलाया गया था, ब्रिटेन से इनको दोबारा बुलाया गया था, क्योंकि ये अनुभवी अनुभवी व्यक्ति थे, तो इसलिए इनको दोबारा बुलाया गया था। तो 1765 में इस युद्ध के परिणाम स्वरूप दो संधियाँ हुई थी, इलाहाबाद की संधि जिसके नाम से जानते हैं हम। तो ये तीन लोग थे, सुजाउद्दौला, शाह आलम सेकेंड और मीर कासिम। ये मुगल शासक था ये अवध के नवाब थे और ये बंगाल के नवाब थे। ठीक है, तो ये सुजाउद्दौला है। और जो प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें सिराजुद्दौला थे। कौन थे? सिराजुद्दौला। तो ये हिस्ट्री में काफ़ी थोड़ा कन्फ्यूजन होता है एक दो नामों में। जैसे एक नाम और भी है, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गौरी। और गजनवी, महमूद गजनवी। ठीक है, तो ये अलग अलग लोग हैं। वैसे ही आप जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि वारेन हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स, हेस्टिंग। और एक मिलेगा हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो ये भी दो अलग अलग पर्सनालिटी हैं। ठीक है, तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे, इसलिए मैं जो थोड़ा कंफ्यूजन वाला नाम था मैंने बता दिया यहाँ पे। तो ये सुजाउद्दौला है, और जो प्लासी का युद्ध हुआ था वहाँ पे सिराजुद्दौला थे। ठीक है, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ था उस सिराजुद्दौला ने किया था, ना कि सुजाउद्दौला ने।
तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। पहला यहाँ पे है फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था ये? 1767 ईस्वी में। 1767 ईस्वी में। और 2 साल चला था ये, यानी कि 1769। ठीक है, 1767 से 1769। 67 1769। और इसमें जो आंगल आंगल और मैसूर, आंगल और मैसूर, आंग्ल मैसूर मतलब ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स। और मैसूर से हैदर अली, हैदर अली, हैदर अली के बीच हुआ था। इसमें क्या हुआ कि इसके युद्ध के बाद एक संधि हुई जिसको बोलते हैं मद्रास की संधि। मद्रास की संधि। ठीक है। तो जो फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध है वो किस संधि में समाप्त हुआ? मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। मद्रास की संधि से समाप्त हुआ फर्स्ट आंग्ल मैसूर युद्ध। अगला है सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये कब हुआ था? ये आपका 1780, 1780, 1784 से, 1780 से लेकर 1784 में हुआ था ये। और इसमें ये टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ था। और इसमें क्या हुआ कि जो इसका इसमें इस युद्ध के पश्चात एक संधि हुई जिसको मंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं हम। मंगलोर, मंगलोर, मंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं, मंगलोर की संधि के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये सब हुआ था। और टाइमलाइन आप याद रखिएगा, 1780 से लेकर 1784। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे 1781 आएगा, टाइमलाइन थोड़ा गलत है। 1781 से 1785। ठीक है, एडी। तो ये आप इसको याद रखेंगे। अगला है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध। तो ये कब हुआ था? तीसरी आंग्ल मैसूर युद्ध ये हुआ था आपका 1790। और ये 1792 में ख़त्म हुआ, 1792 में। और ये किसके किस बीच में लड़ा गया था ये? एक सेकेंड, ये आपका टीपू नहीं आएगा, ये हैदर अली आएंगे, हैदर अली। क्योंकि जो 4 युद्ध होता टोटल, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। फर्स्ट 2 में हैदर अली थे, हैदर अली। और नेक्स्ट 2 में टीपू सुल्तान थे, टीपू सुल्तान। ठीक है। तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध में ये टाइमलाइन था। और ये ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स वर्सेस टीपू सुल्तान। और इसमें इसके बाद भी एक संधि हुई थी, संधि जिसको हम श्रीरंगपट्टनम, श्री श्रीरंगपट्टनम, रंगपट्टनम के नाम से जानते हैं। तो ये हुआ था। अगला है फोर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। कब हुआ था ये? ये 1799 में हुआ था, 1799 से 1802, 1801। और ये भी आपका ब्रिटिशर्स और
टीपू के बीच में हुआ था, टीपू सुल्तान के बीच में। और इसमें इसके बाद हुआ क्या कि जो मैसूर का जो साम्राज्य था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल ख़त्म हो गया इस युद्ध के बाद। और टीपू सुल्तान ने एक पेड़ भी लगाया था जिसको शांति, पीस का ट्री बोलते हैं, पीस ट्री। और ये इन्फ्लुएंस हुआ था फ्रांस, फ्रांस से। ठीक है, तो ये पीस ट्री, इसकी एक कहानी है, कभी सुनाएंगे आपको, मन में आया तो बता दिए यहाँ पे। अगला है चिलियान वाला युद्ध। कब हुआ था ये आपका हुआ था 1849 में। ठीक है, और ये चिलियन वाला युद्ध शायद फ्रांस वर्सेस ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स में हुआ था। और ये इसमें ब्रिटिशर्स जीत गए थे। ठीक है, सॉरी, ये चिलियन का युद्ध फ्रांस ब्रिटिशर्स में नहीं हुआ था, ये सिंध है, सॉरी, ये जो सिख थे, सिख और सिख वर्सेस ब्रिटिशर्स में हुआ था, सिख वर्सेस ब्रिटिशर्स, ब्रिटिशर्स। और इसमें ब्रिटिश की जीत हुई थी। तो 1849 में हुआ था। कई बार चीज़ें थोड़ा मिस्टेक हो सकती है, लेकिन जितना भी बोर्ड पे मैं काम करता हूँ, आप इसको क्रॉस चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि ये 100% एग्जैक्ट डाटा है। मैं थोड़ा टाइम ले सकता हूँ, लेकिन फैक्ट्स एक भी गलत नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, तो फैक्ट्स की जो ऑथेंटिसिटी है वो 100% है, 110% है, इसमें आप निश्चिंत रहेंगे। अगला है भारत चीन सीमा युद्ध। ये कब हुआ था? 65 में हुआ था, 1962 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो चीन था, इसमें जो एलएसी है, लाइन एक्चुअल कंट्रोल, इसी में मिला था चीन को। ठीक है, सीज फायर का, सीज फायर इसी में हुआ था, सीज फायर। सीज फायर क्या होता है कि जैसे कहीं पे वार हुआ, जैसे चीन में, मान लीजिए कि ये जो लद्दाख वाला जो एरिया है, लद्दाख, ये जो एलएसी है, एलएसी वाला एरिया, एलएसी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पे अभी चीन का अनधिकृत कब्जा है। तो जैसे मान लीजिए कि चीनी सेना यहाँ तक एंट्री कर गई, मतलब यहाँ तक उन्होंने, यहाँ तक वो आ गए हैं। तो जब सीज फायर का जब ऐलान होगा तो होता क्या है इस केस में कि जो जहाँ तक है वो वहीं पे रुक जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग आ गए, तो अब यहाँ पे वो लोग रुक गए, और इसमें इतने एरिया वो लोग उनके अंदर चला गया। और इसी को, यही जो लाइन है, इसको हम बोलते हैं एलएसी। तो ये 1962 में हुआ था। और भारत पाकिस्तान युद्ध, तो इसमें 3 युद्ध हुए थे। एक तो हुआ था आपका 1965 में, एक हुआ था 1971 में, और एक हुआ था आपका 1999 में। तो इसमें जो शिमला समझौता, इसी में हुआ था, शिमला समझौता, शिमला कन्वेंशन समझौता, इसी में हुआ था। और इसी में इस टाइम पे जो अपने प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन था? लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर, बहादुर, बहादुर शास्त्री। तो ये शिमला कन्वेंशन के द्वारा ये ख़त्म हुआ था, और 1965 में हुआ था। इसके बाद इस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थी, प्राइम मिनिस्टर,
वो इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। और पहले क्या था कि पहले ईस्ट पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान हुआ करता था। तो इसी ईस्ट पाकिस्तान को स्वतंत्र किया गया और आज यही ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। तो जो बांग्लादेश का जो आज़ादी, जो इंडिपेंडेंस ईयर है वो कौन सा है? 1971। और जो बांग्लादेश का जो कैपिटल है, कैपिटल, वो क्या है? ढाका। और यहाँ का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? रॉयल बंगाल टाइगर। रॉयल बंगाल टाइगर। ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप याद रखेंगे इसको। इसके बाद जो जम्मू कश्मीर में, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर की गर्त एरिया, जो गर्त एरिया वाला जो क्षेत्र है उसमें कुछ पाकिस्तानी घुस गए थे। तो उस टाइम पे 1999 में एक युद्ध हुआ था, कारगिल का युद्ध। ठीक है। तो ये इतना फैक्ट्स है, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वार। और काफ़ी वार ऐसे भी है जो जो डिस्कस नहीं हुए, तो इसको मैं अगली क्लास में ले लूँगा। जैसे कि देवरा का युद्ध है, उसके बाद खुर्दा का युद्ध है। बहुत से ऐसे युद्ध हैं जो कि डिस्कस नहीं हो पाए, जैसे कि आंगल मराठा युद्ध, आंगल सिख युद्ध। तो ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं जो कि इसमें डिस्कस नहीं हो पाए। तो इसको एक अगला अलग से क्लास बनाया जाएगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वार बच रहे हैं उसको डिस्कस किया जाएगा। ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, पढ़ते रहिए। और आप देखें कि मैं जितना फैक्ट से लिखा, खुद से लिखा। ठीक है। जितना भी डेट है, हर एक डेट आप यदि चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि बिल्कुल सही है। तो इतना बड़ी चीज़ नहीं होती है कि याद कैसे किया जाए। बाकी याद करने के लिए कुछ टिप्स एंड टेक्निक्स होती हैं। आप यदि लगातार इसके लिए कुछ कमेंट बॉक्स में आप इसकी डिमांड करेंगे तो मैं टिप्स एंड टेक्निक्स शेयर करूंगा कि कैसे चीज़ों को याद रखा जाए और लॉन्ग टाइम के लिए। मेरा क्या है कि मैं कभी भी रिविजन नहीं करता हूँ। मैंने जो चीज़ें एक बार पढ़ लिया उसके बाद मैं उसको कभी नेवर रिविजन, मैं रिविजन नहीं करता हूँ। लेकिन चीज़ें मुझे याद रह जाती हैं। अगर एक दो बार स्लिप भी हुई माइंड माइंड से, थोड़ा बहुत स्लिप भी हुआ, तो होता क्या है उसके समय कि जब मैं एग्ज़ाम देने जाता हूँ तो वहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, तो वहाँ से मैं एलिमिनेट कर लेता हूँ। और मेरा वहाँ पे जो ऑप्शन मैं टिक करता हूँ वो सही जाता है। क्यों जाता है सही? क्योंकि मेरे पास वो टिप्स एंड टेक्निक्स हैं जिनसे मैं जो याद करता हूँ कभी नहीं भूलता हूँ। और मैं आपसे क्लास लूँगा आर्टिकल के, जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। बहुत लोगों के उसमें हालत ख़राब हो जाती है कि इतना आर्टिकल कैसे याद रखा जाए। जैसे पंचायती राज है 243 जेड से, जो जो पंचायती राज है 243 से 243 ओ तक। उसके बाद 243 पी से लेकर 243 जेड जी। उसके बाद 243 जेड एच से लेकर 243 जेड टी के। इतना जो तीन बन जाता है सेगमेंट, ग्राम पंचायत, म्यूनसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो उसमें भी लोगों की हालत ख़राब होती है कि इतना कैसे याद रखा जाए। और जब मैं आपसे डिस्कस करूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे कि कैसे याद हो सकता है। तो याद हो सकता है, जब मुझे याद है तो आपको क्यों नहीं हो सकता है। बाकी जब आप बहुत ज़्यादा लोग, मतलब कम से कम आप 500 लोग यदि डिमांड करेंगे कि सर इसको कैसे याद रखा जाए लॉन्ग टाइम के लिए, जैसे आपने याद रखा है, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं। तो मैं इसके लिए एक कोर्स बनाऊंगा, क्योंकि उसमें सीरियस बच्चे आएंगे और वो वही पढ़ेंगे जो कि वास्तव में अपना सिलेक्शन लेना चाहते हैं। यूट्यूब पे, यूट्यूब जस्ट फॉर डेमो। ठीक है।
तो इस क्लास में बस इतना ही। पढ़ते रहिए। जय हिंद।